एस के श्रीवास्तव, आप सभी को सीटी चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग इससे पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग जो 7 पार्ट्स में हम लोग जो लास्ट में हम लोग द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम लोग पढ़े थे, उसमें चर्चा भी हुआ था। जो अब हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित भाषा वाला जो प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज से संबंधित, उन सभी प्रॉब्लम को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा लोग चर्चा किए थे, लेकिन आज हम लोग लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम लोग जो एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.1 से लैंग्वेज वाले और स्टार्ट करेंगे और 4.4 तक हम लोग लेंगे। और ये पार्ट्स हो सकता है तो एक पार्ट्स में हो या 2 पार्ट्स में भी बन सकता है ये लेक्चर। तो चलिए हम लोग 4.1 से लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम। और जैसा कि आपको ये 2 भाग देख रहे हैं, लाइन खींचा हुआ है, ये 2 भाग। एक भाग आपको, इस भाग में आपको एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है वो आपको इमेज के रूप में मिलेगा। पार्ट्स जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी 4.1 का जो देखिए 4.1 में समीकरण दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, या नहीं, इस बात की हमें जांच करना है। और जांच करके हम कैसे बताएं, पहला पार्ट्स हमारा, आप पहले पार्ट्स को, इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले आप पहले पार्ट्स द्विघात समीकरण का पहले पार्ट्स 1 का आप ध्यान से लेक्चर को सुने और द्विघात समीकरण के मानक रूप से संबंधित यह प्रॉब्लम है। मैं उसमें पहले पार्ट्स में एग्जाम्पल ले चुका हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एग्जाम्पल लेकर मैं एक्सप्लेन किए थे। उस पर एग्जाम्पल भी लिया गया है और उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर से मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और एग्जाम्पल इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ एग्जाम्पल क्योंकि आज हमारा ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो इसलिए हम 1 नंबर और 6 नंबर का लेते हैं। इसके बाद एक 8 नंबर का हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, और उस पर हम लोग फिर आगे तब हम लोग इस दूसरा नंबर, इसमें इस चैप्टर में दूसरा नंबर से हम लोग लैंग्वेज वाला पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे देखते हैं। चलिए जानते हैं ए और ये प्लस बी है, तो आप पढ़े होंगे फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज इसी फार्मूला पे हम लोग इसको अभी तोड़ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिए 2ab, यहाँ एक बी का वैल्यू 1 है तो इसलिए 2ab लिखे, और 2x 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 1, ये अब इस साइड है माइनस में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये प्लस में, और 2x प्लस में इस आएगा तो -2x इक्वल टू 0। अब देखिए -2x और प्लस 2x, आपको हम बताए थे 2x में से 2x चला जाए तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ माइनस वाले एक प्लस वाले काट दिए हैं। अब क्या होगा x स्क्वायर और 6 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण है, यह शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है। तो लिखेंगे अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण का है। अब द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि घात अधिकतम घात कितना आ रहा है इस समीकरण में, 2 आ रहा है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण। 2 नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। जितना घात होगा उतना, यानी कि अधिकतम घात जितना होगा व्यंजक में, यानी कि बहुपद इस समीकरण में, वह उस समीकरण क्या होगा। तो इसलिए 2 घात है तो द्विघाती समीकरण है। यहाँ द्विघाती का चर्चा कर रहा है क्योंकि आप लोगों को थ्योरी में बोले थे कॉन्सेप्ट पार्ट्स को देख लेने के लिए, तो आप उसको देख करके फिर इसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट लेकर फिर इसको आप जरूर बनाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए a माइनस बी पर ये टूट रहा है, ये फार्मूला यहाँ पर a प्लस बी में टूटा था तो यहाँ a माइनस बी में टूट रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इस पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं
3x प्लस 1, ये प्लस में इस साइड हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस 2x हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर इस साइड लाने के बाद ये प्लस में तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 4 बराबर किस साइड है तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको हम बराबर 0 में ले लिए यहाँ पर। अब देखिए माइनस वाले और ये एक प्लस वाले, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में से माइनस एक माइनस वाला हो, यानी कि 1 2 माइनस 2, यानी कि ये कट के क्या हो जाता है 0, दोनों तो जाएगा तो 0। इसी पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर जाने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। अब चलिए प्लस 1 में से 4 1 चला गया तो कितना हो जाएगा -3। तो चलिए 0 हो गया, ये हमारा व्यंजक हो गया। अब बताइए यह क्या यह द्विघात समीकरण है, यहाँ घात 1 आ रहा है, लिखेंगे अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण में नहीं है, अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ये। चलिए ये बात हम लोगों को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एक हम लोग आगे का एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। एग्जांपल और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर ऊपर से। चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल 8 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। चलिए एक एग्जांपल ये 8 नंबर का लेते हैं। तो अब देखिए 1 का 8 ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, a - b का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पे इसको बैठाना है। चलिए x³ - 4x² - x + 1। अब चलिए इसको फार्मूला इस पे बैठा रहे हैं, ये a का मान ये b का मान हो गया, तो a³ - 3a² b, इसको b लिख देते, तो b की जगह क्या लिखेंगे 2 रख दिए। चलिए प्लस दे दिए। अब फार्मूला 3a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2 का स्क्वायर दे देंगे -b³ 2q। चलिए यहाँ पर हम 2q फार्मूला के रूप में ले लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं x³ - 4x², चलिए -x + 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x³, अब देखिए हमारा 3 दूनी 6x² और 2 दूना 4 तिया प्लस 12x - 8। अब चलिए एक साइड कर लेते हैं, x³ - 4x² - x + 1, ये प्लस में बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस, ये माइनस है तो बराबर किस साइड ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो बराबर किस साइड माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बराबर किस साइड आने प्लस हो जाएगा, ये 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ एक प्लस वाला, ये कट के क्या हो जाएगा 0, -4x² + 6x², तो 2x² प्लस वाला हो जाएगा, -x और -12x तो -13x। अब देखिए 1 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है, घात अधिकतम 2 है, अतः लिखेंगे अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण में है, या अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण का है या में है, लिख सकते हैं। चलिए यह हमारा द्विघात समीकरण का ये हो गया। अब हम लोग लैंग्वेज वाले हिसाब में 2 में चलते हैं, 2 से लेते हैं हम लोग 4.1 का दूसरा नंबर से हम लोग चलते हैं। 4.1 से हम लोग देखिए 4.1 से दूसरा नंबर से हम लोग लेते हैं। ये दिया गया है प्रॉब्लम, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में
निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में, अर्थात जो हम लोग मानक रूप पढ़े थे द्विघात समीकरण के मानक रूप में, यानी कि गणितीय रूप में व्यंजक के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो देखिए ये भाषा दिया है, अभी भाषा वाला हिसाब को हम लोग बनाएंगे कैसे और कैसे हम इसको गणित के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कई टाइप का पूछा जाता है, एज से रिलेटेड पूछा जाता है, और ये आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड है, क्षेत्रमिति से, क्षेत्रफल से संबंधित है, या आकृति से रिलेटेड दे, या संख्या से रिलेटेड दे, वस्तु की खरीदारी से रिलेटेड दे। तो बहुत प्रकार का प्रॉब्लम पूछा जाता है, ढेर सारे टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है लैंग्वेज में आता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर लगभग अधिकांश जो है अधिक से अधिक टाइप का क्वेश्चंस लेकर के लैंग्वेज वाला और समझाने का प्रयास करूँगा, और आपको एनसीईआरटी बुक्स में आप उसको ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं हर एक जितने भी है उसको गणितीय व्यंजक रूप में व्यक्त कर देंगे, और वहाँ से आगे आप खुद उसको विभिन्न विधि से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आगे बता रहे हैं। देखिए इस टाइप का पहले हिसाब है, क्या कहता है, पढ़िए इसको गौर से। भाषा वाले हिसाब को सबसे पहले गौर से पढ़ेंगे, यानी कि हर स्टेप को गौर से पढ़ेंगे। एक स्टेप हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है दिया गया है। तो आयताकार भूखंड है, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग आयताकार का। देखिए एक आयताकार, ये आयत है, और आप सभी जानते होंगे आयताकार के विषय में, आयताकार ये भूखंड है। कहता है अच्छा भूखंड है, आयताकार भूखंड क्षेत्र है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब एक चीज देखिए, दो बात यहाँ बोध हो रहा है, एक लंबाई का एक चौड़ाई का। एक स्टेप में देख रहे हैं आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड लिख लिए, और कहता है उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया को AR से हम सूचित करते हैं, क्षेत्रफल को शॉर्ट में AR, या तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं AR ऐसे, या तो स्मॉल में AR लिख सकते हैं, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो एरिया इसका क्या है, एरिया हो गया आपको 528 मीटर स्क्वायर, ये लिख दिए। चलिए ये हमारा क्षेत्रफल हो गया इस पूरे एरिया का जो। चलिए अब कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। तो सबसे पहले इसमें दो को इसमें स्टेप, एक बात लंबाई दिया, एक चौड़ाई दिया था। लंबाई और चौड़ाई में आपको ये पहले जानना पड़ेगा इस टाइप का प्रॉब्लम में, जो रिलेशन में कौन छोटा है, लंबाई छोटा होता है या चौड़ाई छोटा होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बुक है, ये एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग जानते होंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक है, और ये एनसीईआरटी का बुक लेते हैं, और इस बुक में आप देखिए इसको ध्यान से। इसमें यह एक ऐसे लेते हैं, ये क्या है, लंबाई है। देखिए लंबाई है, लंबाई बड़ा है, और चौड़ाई क्या है इसमें छोटा है। इनकी यहाँ जिस तरह ये आयताकार है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये लंबाई है, और ये लंबाई ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई। तो जो रिलेशन ये दोनों लंबाई और चौड़ाई जो रिलेशन में छोटा रहेगा उसको हम सपोज डैट मान लेंगे, माना कि कोई राशि ले लेंगे एक्स वाई, चर राशि कोई मान लेंगे, एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, एल मान ले, बी मान ले, वो आप पे डिपेंड पड़ता है, उसको भी कोई चर मान लेना है। चल देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये लंबाई और ये चौड़ाई जो रिलेशन में छोटा हो, छोटा इसमें कौन है, ये या ये, हमें लग रहा है ये छोटा है, चलिए आपको भी लग रहा है ये छोटा है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इसको एक्स मान लिया। चलिए ये हो गया एक्स, मीटर में है, एक्स मीटर लिख देते, एम का मतलब मीटर हो गया। चलिए चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई एक्स माना, तो चौड़ाई के दुगुने, तो रिलेशन आप कहता लंबाई के, अब लंबाई का रिलेशन दिखाना है, लंबाई चौड़ाई के, लंबाई जो है चौड़ाई के, तो चौड़ाई के जो लंबाई का आप जो है बात करना है, तो चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई कितना है एक्स है, तो एक्स का दुगुना कर देंगे, दुगुना एक्स, 2x हो जाएगा। एक अधिक है, तो एक अधिक का मतलब, अधिक शब्द का मतलब यहाँ पर जोड़ होगा, तो एक अधिक है। यदि यहीं पर देता है एक कम है तो -1 लिखते, या दुगुने से 4 अधिक थे +4 लिखते। अगर यहाँ ही कोई अगर देता तिगुने से 6 अधिक है तो यहाँ पे 3
प्लस 1 देते, 6 अधिक है तो 3 यहाँ देते 3 प्लस 6, अरे 3 गुने से 5 कम है तो 3x माइनस 5, कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे, अधिक रहेगा तो प्लस का देंगे। कितना अधिक है, जितना बताएगा उतना अंक प्लस में जोड़ेंगे। गुने 4 गुने 5 गुने जितना गुना रहेगा उतना अंक गुना करेंगे, किसमें, तो चौड़ाई में। चलिए हमारा ये पता चल गया हमको, ये क्या है, लेंथ यानी कि लंबाई मुझे पता चल गया और चौड़ाई पता चल गया। चलिए भाषा में यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा फिगर हुआ। अब फिगर में भाषा हम क्या लिखेंगे, भाषा में वही लिखे हमने, यहाँ क्या माना, मान लिया x तो लिखेंगे माना कि आयताकार, यहाँ लिख देंगे आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं लंबाई, चलिए पूरा लिख देते हैं लंबाई कितना हो जाएगा, सॉरी लंबाई नहीं लेना है हमें, क्या आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानना है, जो रिलेशन में छोटा है उसको मानना है। तो चौड़ाई क्या हो गया, x मीटर लिख दिए, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है, तो 2 गुने से 2x प्लस 1 यह है। अब चलिए अब प्रश्न के कथन से प्रश्न का क्या कहता है, प्रश्न का कथन समझिए। यहाँ पर कहता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखाते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जानते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई। यह बात आप लोगों को पता होगा क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया, 528, तो 528 लिख दिए। लंबाई कितना है, तो लंबाई 2x है, यहाँ 2x लिख देते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं। अब देखिए गुनी है तो गुनी x लिख देते हैं, ये हमारा क्या होगा, गणित रूप में आ रहा है, इसको 528 लिख देते हैं, गुना होगा क्या होगा 2x स्क्वायर और प्लस x। अब ये एक चीज देखिए, यहाँ पर ये टर्म को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। अब चलिए 2x स्क्वायर और प्लस x, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ये इस साइड उस साइड 528 माइनस में हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं टर्म्स ऐसे करके, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं। यह हमारा क्या हो गया, गणितीय रूप में हो गया। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में भी इसको सॉल्व बना सकते हैं। अगर आप ये चाहे तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, तो एक सेट यानी कि LHS टर्म में ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, लंबाई यानी कि प्रश्न के कथन से, तो लंबाई गुनी L गुनी B बराबर होता है एरिया ऑफ आयत, ऐसे लिख दीजिएगा शॉर्ट में। यार चलिए ये लिख दीजिए एरिया ऑफ आयत, L का वैल्यू कितना है, तो 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 528, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस में इधर है तो माइनस 528 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, तो ये आपको डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिया। अगर जो बच्चे अगर अच्छा से समझ लेते हैं, जल्दबाजी में समझने का है, पीछे वीडियो देखते हैं, अगर उसको कॉन्सेप्ट पीछे वाले अच्छे से कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हमारा ये रहा 1 नंबर का ये लैंग्वेज, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो एक प्रॉब्लम 1 नंबर का 2 का 1 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग दूसरा का प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा में क्या दिया प्रॉब्लम, 2 क्रमागत यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन से दिया है, तो सबसे पहले 2 क्रमागत शब्द का मतलब क्या होता है, यहां समझिए। क्रमागत शब्द का मतलब होता है लगातार। जैसे 3 है, 3 के बाद क्या होता है 4, लगातार हुआ। 4 के बाद क्या होता है 5, 6 के बाद क्या होता है 7, तो लगातार का मतलब हो। यहाँ पर क्रमागत शब्द का मतलब तो लगातार धनात्मक पूर्णांक मतलब 6 धनात्मक पूर्णांक है, उसका लगातार क्या हो जाए 7 हो जाए, ये भी धनात्मक पूर्णांक है।
अर्थात अगर मान चलिए लगातार अगर का चर्चा हो तो उसमें सबसे पहले पहले वाले को हमको x मानना है, उसके जस्ट आगे वाला एक होगा उसमें जोड़ देना। जैसे 6 देखिए, पहला अगर हम 6 माने तो 6 का अगला क्या होगा 7, एक जुड़ा हुआ है जैसे 3 है तो 3 का अगला क्या है 4, और 4 का एक अगला क्या है 5 है। तो अगर उसी प्रकार हम पहले को अगर x मान लें तो इसका अगला क्या होगा, तो एक जोड़ देंगे x+1। चलिए उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि क्या मानना है, माना कि सपोज दैट, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तथा अगली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, अगला अगली मतलब अगला x के बाद अगला क्या होगा, एक जोड़ देंगे। जिस तरह 3 के बाद अगला एक 4 होता है क्रमागत में, तो x+1 हो गया। चलिए दो बात हो गया, दो धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक x है, दूसरा x+1। अब कहता है गुणनफल, मतलब गुणनफल का मतलब दोनों को यहाँ क्या करना है, गुना करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब हो गया प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न के कथन। प्रश्न का था दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, तो अब इसको हम गणितीय बीजीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि x गुना x+1, x गुना x+1 का गुणनफल किसके बराबर है, 306 के बराबर है। चलिए अब इसको हम गुना करते हैं, x² x गुना x² हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, 1 से x गुना तो x हो जाएगा, प्लस 306 है तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस इधर को माइनस। ये कि हमारा क्या हो गया, व्यापक रूप में मानक रूप में आ गया है। अब इसका क्या कहता है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है यहाँ, तो चलिए यहाँ पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या होगा, गुणांक 1, b बराबर क्या होगा 1, और c बराबर क्या होगा -306 हो गया। तो अब या तो हम इसको गुणनखंड विधि से अगर बनेगा तो गुणनखंड विधि से बना लेंगे, तो पूर्णवर्ग विधि से भी बना सकते हैं, और नहीं तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटे 2a। अब आशा है आप लोग यहाँ से बना ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करना है, b के जगह यहाँ मान रख देना है, b की जगह भी यहाँ मान रख देना है, a की जगह भी मान रख देना है, और c की जगह भी मान रख देना है, और सही रूप से कैलकुलेशन इसका करना। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिएगा तो आपका मान नहीं निकलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक, एक माइनस में एक प्लस में आएगा, तो एक हमें धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या मान संभव है वो लेना है। तो जब x का मान एक धनात्मक निकल जाएगा तो अगला में क्या करना है, x में एक जोड़ देंगे तो उसका अगला निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लेकिन ये नहीं कह रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर एनसीईआरटी बुक के अनुसार आंसर यही हो रहा है, आंसर हमारा यही हो रहा है। चूंकि एनसीईआरटी ये बुक का प्रॉब्लम है, ये बताया जा रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लाके व्यक्त करना है। और यहाँ पर ये जो 2 नंबर का एनसीईआरटी का 4.12 का 2 में दिया है, जो पूर्णांक गुणन को ज्ञात करना है, तो ज्ञात यहाँ पर जब अगला हिस्सा में सीधे कहा जाएगा ज्ञात करने के लिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं। आप इसको या तो गुणनखंड विधि से, अगर समीकरण टूटेगा तो गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, यदि पूर्णवर्ग विधि से बन रहा है तो पूर्णवर्ग विधि से बना लीजिए, यदि द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करने से बन रहा है तो द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके इसका निकाल लीजिए। क्योंकि मैं द्विघात समीकरण विधि से पार्ट वाली पीछे वाले पार्ट्स में वीडियो में आप देख लीजिएगा, हर एक विधि का मैं एक्सप्लेन वर्णन किए हैं, और वहाँ उस तरीका से आप यहाँ से आगे आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, ये भी हमको 2 नंबर का ये हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम ले रहे हैं 2 का तीसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें देखिए ये एज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है। पहले वाले में हम लोग लिए थे
जो है क्षेत्रफल मेंसुरेशन से रिलेटेड, क्षेत्रमिति से संबंधित। दूसरा में हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या से रिलेटेड था। और अब जो है तीसरा जो है एज से रिलेटेड। एज वाले ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिए, एज वाला में क्या किसे पूछा जाता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? तो रोहन की माँ, अब देखिए रोहन यानी कि माँ और बेटे का संबंध है। तो माँ और बेटे में रिलेशन में बड़ा कौन है? तो माँ। और रिलेशन में छोटा तो रोहन। तो हमने पहले ही बताया था जो रिलेशन में छोटा रहेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो जो रिलेशन में छोटा रहेगा तो उसको क्या मान लेना है? एक्स का। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहला स्टेप को पढ़ करके हम वह मान लेते हैं। तो यहाँ लिखना है माना कि रोहन का कौन उम्र, वर्तमान उम्र को मानना है। रोहन का वर्तमान उम्र, रोहन का वर्तमान उम्र हो जाएगा x वर्ष एवं उसकी मां का उम्र x प्लस 26 वर्ष। देखिए यहाँ पर जो रिलेशन में छोटा है उसको हम क्या मान लेना है? x, यानी कि रोहन का वर्तमान उम्र। क्योंकि वर्तमान मुझे पता रहेगा तभी अब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पूर्व ये सभी बातों की जानकारी होगी। जैसे अगर किसी का उम्र अभी का उम्र 25 वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा? तो 25 में 3 जोड़ देंगे। यदि पूर्व कहेगा तो पूर्व कहता है तो उसमें से घटा देंगे। तो यदि किसी भी व्यक्ति का वर्तमान पता रहेगा तभी आप उसके आगे और उसके पीछे का आप जानकारी ज्ञात कर सकते थे। इसीलिए यहाँ सबसे पहले इससे रिलेटेड रहेगा तो उसमें वर्तमान का प्रयोग करेंगे ही। तो यहाँ पर माना कि रोहन का वर्तमान उम्र यानी कि वर्तमान एज x वर्ष है और क्वेश्चन का आता है माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? रोहन से। तो रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है, उसकी माँ का क्या होगा? तो माँ तो रोहन से 26 वर्ष बड़ा है तो इसीलिए x प्लस 26 वर्ष होता है। तो वर्तमान उम्र उसकी माँ का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष, यानी कि x प्लस 26 वर्ष हो गया। अब कहता है, चलिए पहला स्टेप हम लोगों को हो गया। उसके आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले आप प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार करते हैं तो प्रश्न क्या कहता है? उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात शब्द का मतलब बाद, मतलब आने वाला समय। तो अब से 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान है x, तो x के 3 वर्ष के बाद क्या होगा? x प्लस 3 हो गया। गुणनफल का चर्चा कर रहा है तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर तो देखिए यदि बेटा का उम्र में 3 वर्ष जुटा तो ऐसा जरूरी तो नहीं है जो बेटा का उम्र बढ़ता रहेगा माँ का उम्र रुका रहेगा। जब भी उम्र बढ़ेगा तो प्रत्येक के लिए समय जब भी परिवर्तन होता है सबके लिए, ऐसा नहीं एक व्यक्ति के लिए समय परिवर्तन होता है। तो यदि रोहन के उम्र में 3 वर्ष वृद्धि हो रहा है तो जरूर बाद है, तो इसका मतलब माँ के उम्र में 3 वर्ष जुटेगा। तो चलिए 3 वर्ष माँ की उम्र में भी जोड़ देते हैं। माँ का उम्र कितना है? x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 और 26 में क्या जोड़ देना है? 3 जोड़ देना है। चलिए 3 जोड़ देते हैं इसमें भी। इसका गुणनफल किसके बराबर हो जाता है? 360 के बराबर हो जाता है। अब देखिए कैसे इजी में बन जाए, x प्लस 3 और गुना। अब देखिए यहाँ पर हाँ ये कोष्ट है, ये x प्लस 26 वर्ष। तो यहाँ पर हम जोड़े थे बेटा की उम्र में 3 वर्ष जोड़े थे, क्योंकि प्रश्न का आ रहा है 3 वर्ष बाद। तो माँ की उम्र x प्लस 26 था तो वर्तमान उम्र, तो इसमें 3 वर्ष जोड़ दिए तो 26 और 3 कितना हो जाएगा? तो 29। दोनों का गुणनफल हो रहा है 360। अब देखिए यहाँ अलजेब्रा का गुना है, ऐसा आप लोग गुना कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, अब इसको गुना कर देते हैं। अब देखिए इसको गुना करके लिख देते हैं, प्लस गुना किए, अब ये हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर प्लस 32x। अब इसमें से 87 में से
300 माइनस 360 में से 87 को घटा देते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 7 और यहाँ 2, यानी कि माइनस 273 हो गया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। हमें कहता है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगर इसी में अगर हिसाब प्रॉब्लम देता है वर्तमान रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं, इसका द्विघात समीकरण सूत्र समीकरण द्वारा, द्विघात समीकरण के द्वारा फॉर्मूला लगा करके आप श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। अर्थात कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, या गुणनखंड पे बना सकते हैं यहाँ, यानी तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं। a का मान 1 हो गया, b का मान 32 और c का मान माइनस 273। अब यहाँ मान पुट करके आप इसको निकाल लीजिएगा, निकाल भी सकते हैं। और देखिए ध्यान से एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है, जो यदि x का मान निकलेगा, यहाँ दो घात समीकरण 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा और बीटा हो सकता है, एक x का मान प्लस वाला संख्या निकल जाए, एक पॉजिटिव नंबर निकल जाए और एक क्या निकल जाए, नेगेटिव नंबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, उम्र जो है नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, उम्र कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ x बराबर 2 को मान अगर आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर आ जाए, तो हमेशा यहाँ पर क्या वैल्यू लेना है, जो लिखना है, जो x बराबर जो पॉजिटिव मान है लिखना है, x बराबर ये मान संभव है, क्योंकि उम्र धनात्मक होते हैं इसलिए। अब देखिए अगर रोहन का उम्र, यहाँ केवल कहता है रोहन का उम्र ज्ञात करते, रोहन का उम्र निकल जाएगा आंसर, x का डायरेक्ट हम रोहन का उम्र x माने थे तो x निकल गया। अगर इसी में दे देता रोहन की माँ का उम्र ज्ञात करे, तब तो x का मान जो निकला उस माँ के उम्र क्या है, x प्लस 26, तो वर्तमान उम्र में x के मान में 26 को जोड़ देते, उसकी माँ का उम्र निकल गया। ठीक है, चलिए आप लोग ये भी आशा है समझ ही गए होंगे ये प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम इसमें और है, प्रॉब्लम ले रहे हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमने पहले बोले पहला स्टेप को गौर से पढ़ना है, बार बार पढ़िए कोई भी चीज को, इस टाइप का प्रॉब्लम। तो पहला, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, पहला स्टेप को मैंने पढ़ लिया। तो चाल का यहाँ पे ये प्रतिक्रिया लास्ट में क्या कहता है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, लास्ट में देखिए। फिर उसको पर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर, तो रेल किसको ज्ञात करना, जिसको ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात किसको करना है, इसे, जिसे ज्ञात करना है, जो अज्ञात राशि है, जो भी अज्ञात राशि है उसको हम क्या मान लेना है, इसको लास्ट में देखिए किसे ज्ञात करना है, चाल को ज्ञात करना है। इसीलिए इसको अज्ञात राशि यह है जिसे ज्ञात किया जाता है वो अज्ञात राशि होता है। तो चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया। यदि, अब देखिए, यदि उसकी चाल में, किसकी, तो रेलगाड़ी, उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर नई चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दे, नई चाल क्या होगा, तो एक समान चाल x है, कि पहले का चाल हमको पता है, तो नई चाल क्या होगा, 8 किलोमीटर कम करने पर। तो कम करने का मतलब होता है x माइनस, कम का जब चर्चा हो रहा है तो माइनस करेंगे, अधिक का बात रहेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ चाल कम का चर्चा हो रहा है क्वेश्चन में, तो माइनस कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा नई चाल है। अब कहता है देखिए कितना दूरी तय करता है, क्योंकि हमें तो चाल ज्ञात करना है, और समय का बोध हो रहा है 3 घंटा। तो सबसे पहले दूरी कितना बोध हो रहा है ये देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें आप, जो इसमें दूरी कितना बोध हो रहा है, तो दूरी हो रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, 480। तो चलिए अब लिखना है यहाँ, अब 480 किलोमीटर की दूरी
x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है इसमें, देखिए दूरी कितना हो रहा है इसमें, चलिए यहां लेते हैं, यहीं नीचे में ले लेते हैं। दूरी कितना हो रहा है इसमें, दूरी तो दूरी कितना हो रहा है 480 किलोमीटर। तो 480 ले लिए, 480 है किलोमीटर की दूरी। और चाल कितना है x किलो, तो बटे में क्या लेंगे x ले लेंगे। इतना घंटा हो गया, ये इतना घंटा पूर्णम। अब पूर्णम, अब फिर दिया है, अब क्या दिया है, फिर अगेन क्या दिया है, तो वह उसी दूरी को, मतलब फिर उसी दूरी को, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, तो फिर उसी दूरी को, यानी कि फिर 480 किलोमीटर की दूरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहां से लिखा जाएगा, चाल से तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, वही दूरी बटे चाल फार्मूला होता है। तो दूरी कितना हो गया 480 बटे x माइनस 8, ये हमारा घंटा हो गया, ये घंटा हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब क्या आता है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो कौन अधिक लेगा, एक चीज देखिए ध्यान से, यानी पहले गाड़ी का चाल जो था वह x किलोमीटर था, रफ्तार था, फास्ट में था, और उसके बाद उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, तो इसका स्लो हो गया चाल। अगर चाल अगर स्लो हो गया तो ज्यादा रफ्तार वाला अधिक समय लेगा, जो फास्ट चलने वाला या स्लो वाला। तो हमें लग रहा है जो स्लो चलेगा वो अधिक समय लेगा, इसका मतलब ये स्लो चल रहा है, चाल इसका घट गया तो समय अधिक लेगा, क्योंकि कम से यदि कम में से कम यदि हर जो का मान जो है यदि कम आ जाए, यानी यहाँ x माइनस 8 यदि कम से अधिक में भागा दिया जाता है तो उसका वैल्यू अधिक होता है, मान निकलता है। जैसे मान चलिए 480 है, और 480 में अगर 15 से डिवाइड कर दिया जाए, और यहाँ 480 है, मान चलिए 480 है, और 480 में से यदि हम डिवाइड कर देते हैं जो है 23 से, तो देखिए यहाँ अधिक है, अधिक में से अगर में भागा देंगे अधिक से किसी भी चीज में तो उसका वैल्यू क्या होगा, यदि अधिक से किसी भी चीज में अगर भागा देंगे तो उसका जो होगा भागफल निकलेगा कम, यदि कम से किसी भी चीज में भागा देंगे तो उसका भागफल क्या निकलेगा, उसका भागफल निकलेगा अधिक निकलेगा। कम से किसी भी चीज में भागा देंगे तो भागफल अधिक, अधिक से भागा देंगे तो भागफल कम निकलेगा। यहाँ देखिए कम से भागा हो रहा है, इसका मतलब समय ये क्या हो रहा है, ये इसका रफ्तार कम है, स्लो चल रहा है, तो ये समय क्या लेगा, अधिक लेगा। तो अधिक समय, तो प्रश्न के कथन से, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, तो प्रश्नानुसार होगा जो 480 x माइनस 8 घटो को अधिक लेता है, तो अधिक का मतलब ये अधिक समय है, अधिक में से कम समय को घटा देते हैं, तो 480 बटे x बराबर कितना अधिक है, मतलब 3 घंटा ये अधिक इस समय में से इस समय घटा दिया, इसका मतलब भागफल 3 है। इसका मतलब यहाँ का जो टर्म है यानी कि ये अधिक समय है और ये कम समय है, यानी कि अधिक समय में से कम समय को घटाने पर 3 आ रहा है। यहाँ जो लिखा हुआ है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी कब अधिक लेती है, जब चाल उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। जो पहले जो रेलगाड़ी का जो चाल था उस चाल में यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, यदि कम कर देते ऑटोमेटिक है। जरा आप ही सोचिए, यदि हम बहुत पहले एक साइकिल का उदाहरण लेते, साइकिल बहुत फास्ट में चला रहे हैं, उस साइकिल को फास्ट में चला रहे हैं, मान चलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे हैं, और उसमें यदि हम 20 किलो प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं और दूरी तय करना है, और उसके बाद यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कम कर दें
तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम कर देंगे अर्थात 12 हो जाएगा, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो अधिक टाइम लगेगा, क्योंकि दूरी तो तय करना है, उतना ही समान ही दूरी तय करना है। तो यदि तो कम, जब चाल कम हो जाएगा तो अधिक समय, तो अधिक समय में से कम समय को घटाने के उपरांत 3 आता है। वही बात यहाँ लिखा है, वह उसी दूरी को तय करने में, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यदि कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो 3 घंटा अधिक कौन लेता है? तो यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कम कर देते हैं तब जो है 3 घंटा अधिक लगता है। तो इसका मतलब 3 घंटा अधिक लग रहा है, और ये 3 घंटा इसके अपेक्षा ये कम रहा है। दोनों का अंतर को गणित फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, कम को, यानी कि ये हो गया अंतर के रूप में, इसको हम व्यक्त करके ये हो गया हमारा 3, ये गणितीय रूप में। अब देखिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, द्विघात के रूप में हम इसको लाते हैं। चलिए, आप लोग जानते होंगे यानी कि ये भिन्न का घटाव है, पढ़े होंगे बचपन में भिन्न का घटाव, ठीक उसी प्रकार कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x - 8 इंटू एक्स हो गया, यानी कि एलसीएम लेंगे तो इसी टर्म में आएगा। चलिए अब इससे हम इसमें अगर भागा देते तो ये कट जाएगा तो x बचेगा, तो x ऊपर में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 480 x, और माइनस फिर 480 इंटू, अब देखिए इससे भागा देते ये कट जाएगा, भागफल ये आ जाएगा, तो x - 8 इक्वल टू हो जाएगा 3। अब चलिए हम इस बात को यहाँ पर लेते हैं, यहाँ लेते हैं आगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस बात को हम यहाँ लेते हैं तो 480 लिख देते हैं ऊपर में, x माइनस गुना कर देते हैं x से 480 तो x, अब माइनस से माइनस में गुना करके कितना हो जाएगा प्लस, अब इससे गुना कीजिए 0, 8 और 8 गुना करके कितना होगा 64, और फिर 8 और 4 को 8 चौका 32 हो जाता है। 32 इसका कितना बच गया था 6, तो 32 से 6 38, 3840 हो गया। अब इसको हम जो है नीचे वाले टर्म को गुना करके लिखते हैं, x² - 8x इक्वल टू कितना था यहाँ पर 3। चलिए अब देखिए इस टर्म को, ये यहाँ पर माइनस है उतना प्लस है, सेम है, तो हमने पहले भी बताया था, यानी कि समान में से समान घटाने से क्या होता है 0, तो 0 में यदि इतना जोड़ दे तो सेम उतना ही राशि आ जाएगा 3840, और ये 3 ये भागा के रूप में, तो इधर क्या हो जाएगा ये टोटल गुना के रूप में x² - 8x। अब जरा सोचिए ये 3 से अगर ये भागा लग रहा है तो अगर आपको ये छोटा करना है टर्म तो यहाँ भागा दे दीजिए, 3840 ये गुना है, इधर है बराबर की साइड अगर भागा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच जाएगा x² - 8x। अब देखिए यहाँ पर इसको हम 3 से काटे, 3 का 3, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि 1280 हो रहा है, तो 1280 बराबर x² - 8x। अब देखिए इसको द्विघात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, x² - 8x, ये बराबर, ये क्या है इस साइड प्लस में बराबर दूसरा साइड क्या हो जाएगा माइनस 1280 बराबर, हम क्या लिख सकते हैं इसको 0 के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसको एक टर्म यहाँ अगर उधर ले जाते तो माइनस में होता, फिर यहाँ बचता 0, तो इसी चीज को उल्टा के हम इस रूप में इसको व्यक्त किए। चलिए आप यहाँ से अब जो है या तो द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके या गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इस प्रॉब्लम को आगे बना सकते हैं। अब चलिए एक चीज को और यहाँ ध्यान देना है, एक बातों को, जो देखिए यहाँ क्या दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि इस हिसाब को केवल द्विघात समीकरण इस रूप में ला करके व्यक्त कर देना। यदि अगर ये रूप नहीं देता, कहता रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे, तो हमें x का वैल्यू निकालते, यदि x का जो मान नेगेटिव होगा तो उसको नहीं लेना है पॉजिटिव मान, क्योंकि चाल जो हमेशा होता है नेगेटिव नहीं होता है, चाल पॉजिटिव में होता है। यदि x का 2 मूल्य यहाँ द्विघात समीकरण में आएगा, एक जो है या तो पॉजिटिव में भी आ सकता है या निगेटिव में भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है यदि कोई निगेटिव मान आ रहा है तो उसमें से हमें पॉजिटिव मान लेना है, लिखना है x बराबर पॉजिटिव मान को लिख करके लिखना है संभव है, तब अतः करके लिखना है रेलगाड़ी की चाल ये होगी। आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता ही चुके हैं, 7 वीडियो मेरा बन चुका है, इससे पीछे द्विघात में थ्योरी का प्रत्येक विधि का अलग अलग वीडियो बना हुआ है, गुणनखंड विधि सूत्र समीकरण विधि टोटल का अलग अलग बना हुआ है।
आप उससे कॉन्सेप्ट लेके इससे आगे आप समीकरण का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके आप बना सकते हैं द्विघात का फॉर्मूला। चलिए आज का क्लास हम लोग का यही इंड हो रहा है, और हम लोग जो है इससे आगे जो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो अगला क्लास जो होगा वीडियो के माध्यम से आपको प्रोडक्ट में बताऊंगा, वो जो है एनसीईआरटी का 4.2 होगा। और आप सभी स्टूडेंट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि मेरा जो भी क्लास है, जो भी क्लास में अपलोड कर रहे हैं वह ध्यान से देखिएगा। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप कहीं भी अगर गणित पढ़ रहे होंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सर के वीडियो से अपलोड से मैं क्या सीख रहा हूँ, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं कितना बेहतर सीख रहा हूँ। लेकिन एक बार पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें कोई भी टॉपिक को। थोड़ा सा शुरू में बोर फील होगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है ज़्यादा टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप जरूर देखिएगा, जरूर अगर देखिएगा तो जरूर कुछ सीखिएगा। और एक बात, अमूल्य बात जरूर मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो मैं अभी तो आप लोगों को लगातार जो है मैथ ही ले रहे हैं, 9th का और 10th का ही ले रहे हैं। आप लोगों को आने वाले जो क्लास होगा उस क्लास में आप लोगों को साइंस का देंगे, और साइंस के अलावा जो है और सभी सर का क्लास होगा आगे। तो अभी लॉकडाउन की पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन के बाद और सारी क्लास होगा, लेकिन हम साइंस का क्लास आप लोगों को देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके अलावा बायो का भी क्लास होगा, बायो के सर लेंगे। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखना है, जो आप लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, यदि आप लोगों को प्रॉब्लम लग रहा है तो आप जो है मेरा नंबर जो है वह नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से नंबर लेकर के व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आप लोगों को चैनल पर इतना देर समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी ओर से।